फ्रिक्शन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगभग हम सभी जानते हैं। फ्रिक्शन हमने सभी देखा है, महसूस करा है ना। लेकिन होता क्या एक्चुअली, बेसिकली ये फ्रिक्शन काम कैसे करता है, एक्ट कैसे करता है, ये हम आज जानते हैं, है ना। जो भी चीज आपके मोशन को, मूवमेंट को रोके, है ना, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन फोर्स लगता कैसे है ना। देखो, आप जब भी कोई सरफेस देखते हो, जब आप उसको क्लोज सरफेस देखोगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि आप, है ना, उसको एग्जामिन करोगे कि कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसे अन स्मूथ सरफेस नहीं होते। जब आप जितने माइन्यूट लेवल पे जाओगे, माइक्रोस्कोप लेवल पे जाओगे, तो आप ये देखोगे कि उसकी सरफेस में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब कुछ ना कुछ उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे रहता है। तो जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे रखाती, तो वो क्या करते हैं, इंटरलॉक कर लेते हैं, है ना। तो इंटरलॉक करते हैं तो उसके कारण मोशन रेसिस्ट होता है। अब ये चीज केवल एक सरफेस के अलावा और काय में हो सकती है, ये एयर टू एयर में भी होती है ना, लिक्विड में भी होती है, लिक्विड में एक लेयर से दूसरी लेयर में भी होती है। ठीक है, अब आपका रोल हो रहा है अगर कोई चीज, उसमें भी होती है। अगर आप फ्लिप कर रहे हैं, उसमें भी होती है, हर जगह होती है ना। तो उसमें किस तरीके से एक्ट करती है, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, एक अलग टाइप के पार्टिकल्स, अलग डेंसिटी के पार्टिकल्स, दूसरी डेंसिटी अलग, डिफरेंट डेंसिटी पार्टिकल से जब मोशन में आते हैं या फिर कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपोजिट मोशन लगा, अपोजिट रेसिस्टेंस लगा, उस चीज को मूवमेंट होने से रोक। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। फिर नेक्स्ट अगर हम आगे चल के देखते हैं कि फ्रिक्शन भी दो तरीके के होंगे। एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं, और डायनेमिक फ्रिक्शन होता है ना। एक लिमिटिंग फ्रिक्शन करके नई टर्म आई, तो ये होता क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि देखो, जब भी आप कोई बॉडी रखी है, जैसे एक बुक रखी है आपके टेबल पे, डेस्क पे बुक रखी है, आपने एक फोर्स लगाया, वो क्या हुआ, उस पर कोई असर नहीं हुआ। आपने फिर फोर्स लगाया थोड़ा सा, जैसे आप किसी टेबल को मान लीजिए जगह से डिस्प्लेस करना चाहते हो, उसको खसकाना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपने डिस्प्लेस करने की कोशिश करी, वो नहीं हुआ। आपने फिर थोड़ी और ताकत लगाई, नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उसको डिस्प्लेस कर जाओगे, आपने फोर्स लगाया, तो वो जो पॉइंट होता है, जो लिमिट होती है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जहां पे फोर्स फ्रिक्शन, जो एंड पे फ्रिक्शन जो है आपका एक्सलेट कर दे, मतलब जो उसकी स्टेट है ना, तो उससे पहले वो कहाँ था, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होती है, जब वो डिस्प्लेस हो गया। जब तक वो स्टेशनरी रहेगा तब तक वो कुछ नहीं हो सकता। आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा आप लोगों ने बचपन में, या फिर कहीं और ऐसा कहीं ना कहीं देखा होगा कि लोग बाग क्या करते थे कि दो किताबें लेते थे और एक दूसरे के ऊपर पन्ने रखते जाते, है ना, और फिर उसको अलग करने की कोशिश करते थे। बहुत हार्ड वर्क था वो, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि रफनेस कहीं ना कहीं पेजेस में होती है। तो जब एक पेज हो जाता है, तो वो एक इंटरलॉकिंग हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो वो आपका कहते हैं, वो फ्रिक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो बुक अलग होती ही नहीं है, आप कितनी ही कोशिश कर लो। तो जब वो अलग हो जाएंगे, तो उस फोर्स, जिस पॉइंट पे वो फ्रिक्शन अलग हुआ है, उससे पहले का फोर्स क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे 10 पे अलग हुई है, तो 9.98, 9.99 उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, आपने देखा है कोई भी बॉडी रखी हुई है ना, कोई भी बॉडी क्लोरम में है, आपकी बुक रखी या फिर जो भी सरफेस है, आपका टेबल पे कुछ भी रखा है ना, कहीं भी कुछ भी रखा है, तो वो स्लाइड क्यों नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन के कारण, है ना। एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही उसका, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी सरफेस जो है, उसका क्या कहते हैं, एंगल चेंज होता है, मतलब कि अगर वो कहीं ना कहीं स्लोपनेस आती है उसके अंदर, और फिर भी अगर वो चीज रखी हुई है उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई है। और जब तक वो फ्रिक्शन अप्लाई रहेगा, जब तक वो वहां चीज रखी रहेगी, उस चीज को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि स्थिर चीज में जो फ्रिक्शन आता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है, मतलब कि आप देखेंगे ये चीज कहाँ लगती है, गाड़ियों में।
गाड़ियों में क्या कर रहा है, फ्रिक्शन लग तो रहा है लेकिन वो लिमिटेड फ्रिक्शन से ज्यादा है, मतलब वो फ्रिक्शन जिससे वो मोशन में आ जाती है उससे ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन आप कहाँ देखते हो? दो तरह के होते हैं बेटा, देखो डायनेमिक फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग और एक होता है रोलिंग। रोलिंग आप जो टायर्स में देखते हैं उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप जैसे स्लाइड होते हैं, कोई भी चीज फिसल रही है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, तो रब करती है वो बॉडी पे, है ना। तो अब फ्रिक्शन के कारण होता क्या है, देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही होता है जिसके कारण आपका आग जल जाती है। जैसे कोई सैटेलाइट, अभी आपने सुना होगा, आप लोग अगर न्यूज सुनते होगे तो चाइना की एक सैटेलाइट गिरी थी अर्थ अर्थ पे, तो उसमें आग लग गई थी। तो वो आग कैसे लगी थी, जो एटमॉस्फेयर में एयर थी, अब एक दूसरी एयर के संपर्क में आई तो उसके कारण क्या हुआ, हीट जनरेट, उसने अपोज करा उस चीज को, हीट जनरेट हुई, हीट के साथ क्या हो गया, आपका आग लग गई। तो क्या होता है, फ्रिक्शन क्या करती है, आपका हीट भी जनरेट करती है, रेसिस्टेंट फोर्स जनरेट तो कर ही रही जिसके कारण हीट जनरेट होता है, ये एक उसके परिणाम है। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कारण हो रहेगा। रोलिंग फ्रिक्शन आप कहाँ देखते हो? रोलिंग फ्रिक्शन के लिए हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। देखिए अगर आप देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे एक सर्किल है ना, अगर आप इस सर्किल पे देखेंगे तो ये रोल कर रहा है। अब ये रोल फ्रिक्शन कर रहा है, तो ये किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है इस तरफ, इसका डायरेक्शन है ना, इस तरफ रोटेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका अपोजिट एक फ्रिक्शन लगेगा आपके ख्याल से, वो इस तरफ लगता है क्योंकि मोशन के अपोजिट साइड फ्रिक्शन लगता है। तो ये फ्रिक्शन लगेगा कहाँ, जहां भी ये सरफेस पे टच करेगा। मान लीजिए ये सरफेस है, अब ये कोई सरफेस है जहां से वो टच कर रहा है, ये सरफेस है, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको हम देखेंगे कि इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस तरफ मोटेट हो रही है। तो अब आप देखोगे एक चीज कि जो सरफेस होती है, जैसे कि कोई भी बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, तो इसके हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन अपोजिट साइड लगता है। फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिट साइड लगता है जब ये बॉडी है। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में आप क्या देखोगे कि ये कांटेक्ट सरफेस, इसको मोशन में लाए आप, इसको कांटेक्ट में। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे कि आप इसमें पॉइंट मान लीजिए, कोई भी एक पॉइंट, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। अब ये कहीं ना कहीं रोटेट करेगा, तो जो इसका ये वाला पॉइंट है कहीं ना कहीं यहाँ पे टच में आएगा, कहीं ना कहीं टच में आएगा। तो टच में आएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो बॉडी होगी, अगर आप इसको लार्ज स्केल पे देखोगे, लार्ज स्केल पे देखोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, टच होके इस तरफ जा रहा है, देखो ये टच हो रहा है, कहीं ना कहीं ये टच हो रहा है और इस तरफ मोशन में जा रहा है, टच हो रहा है इस पे, इस तरफ ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये टच हो रहा है तो ये किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, आपका मोशन, ये जो पार्टिकल है वो इस तरफ रोटेट करेगा, तो इस तरफ रोटेट करेगा जब वो, तो वो जा किस तरफ रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है ना यहाँ पे, तो उसका मोशन किस तरफ है, इस तरफ है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन भी अपोजिट आप, साइड। हाँ फ्रिक्शन भी इस तरफ लगेगा। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, आप इसमें एक चीज की, रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा उसमें जो जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी रोटेट, या जो सर्किल है या जो भी आपका राउंड शेप का है, जिस तरफ आपका रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में आपका
फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो ये एक अलग चीज है कि डिफरेंट चीज है कि जो आप देखते हो। साथ ही हम यहाँ पर वापस आएंगे, देखिए रोलिंग फ्रिक्शन बाय बॉडी रोल ओवर द सरफेस, जब रोल करती है उसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज होती है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस एंड द रेशियो इज कॉल्ड। तो देखो यहाँ पे एक रेशियो होगा, कौन कौन सा। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन बियर अ कांटेक्ट रेशियो टू नॉर्मल रिएक्शन। सर आवाज कटने लगी सर पूरा। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आती है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इनके बीच का जो रेशियो होता है ना, ये एक नॉर्मल डेवलप होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा आपका, कभी भी अगर आप देखेंगे। जी बोलिए, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जब भी कोई बॉडी होता है एक नॉर्मल फोर्स लगता है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि ये जो सरफेस है, ये देखिए ये सरफेस है, इसको पुल आउट करने की कोशिश कर रही है, तभी तो ये चीज रखी हुई है आप, ये इसको नीचे नहीं आने रही क्वेश्चन। अब देखो ये चीज जो है आपकी सरफेस के ऊपर वेरी करती है। अब आपकी सरफेस कैसी है, ये अलग अलग, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू बोलते हैं इस चीज को। तो ये हर अलग अलग सरफेस का अलग अलग होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप देखेंगे कि एक लिक्विड है दूसरी लिक्विड के ऊपर है, जैसे आप केचप है, केचप को किसी सरफेस पे ला रहे हो तो वो सरफेस जो है जब वो कांटेक्ट में आएगा तो उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फ्रिक्शन अलग होगा। अब वही चीज आप पानी के साथ कर रहे हो, पानी अगर किसी सरफेस पे डाल रहे हो, ये तेल और पानी है तो उनका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन अलग आएगा, उनमें फ्रिक्शन अलग लगता है ना। तो ये चीज हमको नोटिस करनी है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है होता क्या है, फ्रिक्शन अपॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। तो ये इसका रेशियो होता है। तो ये चीज अलग अलग आती है हर सरफेस की। इसी वैल्यू का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रिक्शन में तो हमें फ्रिक्शन फोर्स हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे लॉ लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द बॉडी, ये चीज हम देख चुके हैं। साथ ही साथ टिल द लिमिटिंग वैल्यू रिच द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स व्हिच टेंड टू मूव द बॉडी। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है जब तक बॉडी मोशन में नहीं आती, इक्वल टू द, जब तक बॉडी मूव नहीं करती तब तक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, जो फ्रिक्शन जितना भी आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो उतना ही उसके बराबर होगा जितना आप उसमें फोर्स अप्लाई कर दो। जैसे कि आपने मान लो इस सरफेस पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन ये मोटिव नहीं कर, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, 10 किलो न्यूटन। आपने 20 किलो न्यूटन लगाया फोर्स तब भी ये मोटिव नहीं करी, मूवमेंट में नहीं आई। लेकिन अगर आपने 21 पॉइंट लगा दिया, 21.33 लगा दिया, मान लो 21.3 किलो न्यूटन फोर्स लगाया लेकिन ये मोटिव मोशन में आ गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है। तो जब तक आपका बॉडी मोशन में नहीं आती, लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड कर गई, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, 21 पॉइंट उसके ठीक पहले वाला 32 है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। तो जब तक बॉडी, जब आपने फोर्स लगाया ये उतना ही बराबर होगा जितना आप फोर्स लगाओगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हमेशा ये चीज को याद रखना। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, द फोर्स डिपेंड अपॉन द रफनेस स्मूथ ऑफ द सरफेस। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि सरफेस आपकी कैसी है वैसे हो डिपेंड करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू सरफेस। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है कॉन्टेक्ट एरिया के। इस चीज को आपको नोटिस करना है कि इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। अब कॉन्टेक्ट का एरिया कैसा है इस चीज पे डिपेंड नहीं करता, है ना। सरफेस कौन सी है ये डिपेंड करेगा, लेकिन एरिया कैसा है इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वो उतना ही लगेगा जितना एक बड़ी गाड़ी में लगेगा, और उतना ही लगेगा जब आप खुद स्लाइड करोगे, है ना। तो ये फ्रिक्शन नहीं होता है। फिर आफ्टर द बॉडी स्टार्ट मूविंग डायनेमिक फ्रिक्शन कम टू प्ले। अब जब आपका क्या कहते हैं बॉडी मोशन में आती है तो डायनेमिक मोशन, डायनेमिक फ्रिक्शन कम रोल में रहता है, जो कि लेस देन होता है। किससे कम होता है वो, अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपसे कभी पूछा जा सकता है। डायनेमिक, जब भी आपका डायनेमिक फ्रिक्शन में बॉडी आ गई
है ना। तो आपका क्या होगा, लिमिटिंग जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो किससे कम होगी, डायनेमिक फ्रिक्शन में आ गई तो वो क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द विच इज लेस देन दैट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी अब तो मोशन में आ गई ना, तो फ्रिक्शन उतना नहीं लगेगा जितना एक स्टैटिक बॉडी पे लगता है। ठीक है, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पर हम देखेंगे, कंसीडर ए ब्लॉक resting on a horizontal surface subject to a pull P. Let F with the friction depend upon n normal reaction. The contact surface and F and N. The contact surface reaction F and N, they can be graphically combined to get the reaction which get act at angle normal reaction theta. Angle theta to the normal reaction. The angle is called angle of friction. अब देखिए यहाँ पे, देखते हैं, देखो नॉर्मल आया, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, मैंने ये चीज आपको बताई कि ये फ्रिक्शन है। तो जब भी नॉर्मल होगा, नॉर्मल जो है किसके साथ, नॉर्मल जो एक रिएक्शन फोर्स फाइंड होगा, तो मैंने आपको बताया था ना, एक रिएक्शन फोर्स रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करता है, तो इन दोनों के बीच का एक रिएक्शन फोर्स आई है। तो रिएक्शन फोर्स से जो एंगल बनाएगा, क्या नॉर्मल जो एक एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा उसको हम बोलते हैं थीटा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अल्फा भी रहेगा यहाँ पे, P increase, F increase and hence ठीक, आपका क्या था, ऑल्सो इंक्रीज, डेल्टा और ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ कैन रीच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा वेयर एफ रीच लिमिटिंग वैल्यू एट द स्टेज। अब यहाँ पे देखा होगा आपने, ये जो सरफेस है ये भी नॉर्मल से होगा, तो ये जो कांटेक्ट होता है ना, ये वाला थीटा, ये थीटा इसके बराबर होगा, इसके जो रिएक्शन फोर्सेस के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा। और यहाँ पे अल्फा रोल प्ले में आया है, यहाँ पे वो फ्रिक्शन अपॉन एन की वैल्यू, तो वो म्यू के बराबर हो जाएगा। जैसे हमने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे म्यू पे, तो यहाँ पे म्यू को 10 अल्फा लिया गया है। ठीक है, जब वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, अल्फा इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है जब वो बॉडी स्टैटिक में होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ अल्फा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट रिएक्शन नॉन। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। अब देखो एक एंगल ऑफ रिस्पॉन्स भी होता है, तो नेक्स्ट हम चालू करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे। अब ब्लॉक जिसका वेट है 1000 न्यूटन, रेस्टिंग कर रहा है किस पे, ओवर अ ब्लॉक बी, एक ब्लॉक बी पे वेट कर रहा है। अब उसका वेट कितना है, विच वेट, जिसका वेट मतलब बी का वेट कितना है, 3000 दो सॉरी 2000 न्यूटन एज शोन इन फिगर। ब्लॉक ए ट्राई टू वॉल, अब टाइड टू वॉल, अब ब्लॉक ए जो है वो किससे है, वॉल से टाइड है, ये जो है से बंधा हुआ है, विच हॉरिजॉन्टली स्ट्रेंथ। if the coefficient of friction between block A and B is, अगर ब्लॉक ए और बी में coefficient of friction कितना है 0.25, बिटवीन बी, ए और बी के बीच में coefficient of friction कितना है 0.25, हमें म्यू की वैल्यू दी हुई है, एंड फ्लोर इज 1/3। ये क्या देख लें, चलो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पी टू मूव द ब्लॉक। अब वैल्यू मतलब हमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना, अगर फ्लोर जो है, अच्छा फ्लोर इज 1/3, मतलब फ्लोर जो है 1/3, आपकी सरफेस बताई गई है यहाँ कैसी है कि, तो यहाँ पे हमको सरफेस तो यहाँ पे प्लेन है, एक कंडीशन में प्लेन है आपकी, और दूसरी में आपकी क्या हो गया, जो फोर्स आपका हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, एक बार एक्ट कर रहा है तब जब वो 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा होगा। तो पहले हम पी जो है हॉरिजॉन्टल है तब देख लेते हैं। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, इसको अलग अलग कर लिया। अलग कैसे करा, यहाँ पे हमने बॉडी ली, यहाँ पे 1000 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, क्योंकि ये जो अपर वाला ब्लॉक है वो कितने का है, 1000 किलोमीटर का, तो ये हमेशा नीचे एक फोर्स लगाएगा, तो उसके रिस्पॉन्स में एक नॉर्मल आएगा, फिर इधर एक फ्रिक्शन आएगा अपोजिट साइड, और इस तरफ, क्योंकि जब भी हम बॉडी इसको स्लाइड करेंगे तो ये इसी तरफ जाने की कोशिश करेगा, इधर फ्रिक्शन क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा, और ये इस तरफ आएगा, है ना। सेकंड बॉडी बॉडी का देख लेते हैं किस तरीके से डायग्राम बन रहा है। अब इसको जब हमने अलग करा, तो ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इसका इस तरफ फोर्स लग रहा है, 2000 किलो न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा,
जितना नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है, जितना वेट होता है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन अपोजिट साइड जाएगा। अब इस सरफेस के लिए ये F2 होगा, इस सरफेस के लिए F1 होगा, है ना। अब देखो हम आगे चलते हैं। तो म्यू की वैल्यू हमको दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन निकालना। फ्रिक्शन तो नॉर्मल हमको दिया हुआ है, नॉर्मल कितना है हमारा 1000। नॉर्मल कितना है पहले वाले सरफेस के लिए निकालेंगे, तो नॉर्मल F1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये 1000 है। नॉर्मल उतना ही होता है जितना बॉडी का वेट होता है। तो आपने 0.25 का 1000 करा तो आपका फ्रिक्शन बना दिया। अब हॉरिजॉन्टल है अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स को हम लेंगे, रिसॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, हमने मूवमेंट ले लिया फोर्स का, तो कैसे होगा, समीशन ऑफ फोर्सेस ले लिया, मतलब सॉल्व समीशन ऑफ फोर्सेस लिया। तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन लिया। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से हो सकते हैं, ये होता है और एक टीडी होता है। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पता है ना आपको, जब जो कोई चीज लेटी हुई होती है, जबकि आपकी आड़ी होती है, उस चीज को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे दो फोर्स है, टी टी एगा और एक F1 एगा। हमको निकालना क्या है एक्चुअली, बेसिकली टी निकालना, टी कब ये अलग हो जाएगा, है ना। तो देखो टी कैसे निकलेगा। अब देखो F1 माइनस T1। अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप कोई से भी फोर्स को किसी भी डायरेक्शन में ले सकते। तो अगर आप F1 को इस तरह पॉजिटिव ले रहे हो, तो ये जो इस डायरेक्शन का होगा उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो F1 माइनस T1 कर दिया इजगल टू जीरो, हमने ये मान के चले थे पहले ही, क्योंकि समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वो होगा तो जीरो, तो ये हमने ले लिया। अब टू F1 तो हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो टी जब इस तरफ जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो टी की वैल्यू भी उतनी ही आएगी। फिर हमने वर्टिकल फोर्सेस निकालने की कोशिश करी, वर्टिकल फोर्सेस निकालेंगे। वर्टिकल फोर्सेस कैसे निकालेंगे देखते हैं, N2 माइनस, अब हम ब्लॉक बी का निकाल रहे हैं, ब्लॉक बी के लिए। तो N2 माइनस, हम अब जितने भी फोर्स निकले हैं ब्लॉक पे, हम इस ब्लॉक पे जितने भी फोर्सेस लग रहा है, वर्टिकल फोर्सेस N2 लग रहा है, N1 लग रहा है ना। और कोई वर्टिकल फोर्सेस है क्या यहाँ पे, नहीं मेरे ख्याल से एक है 2000 यहाँ पे जो लग रहा है, ठीक है, जो N है, न्यूटन न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो नीचे जा रहा है हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं, ऊपर जो जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ऊपर कौन कौन सा जा रहा है, N2 पॉजिटिव वाला लिख दिया। अब नेगेटिव कौन सा है, 2000 नेगेटिव है। N1 जो आ रहा है, जो इसके थ्रू लग रहा है, इसके थ्रू, इस सरफेस के थ्रू एक फोर्स लग रहा है ना N1, इस सरफेस के लिए ये ऊपर जाएगा, लेकिन इस सरफेस के लिए क्या होगा, नीचे होगा, क्योंकि ये फोर्स इसको लगाएगा, टेंट करेगा, एक्ट करेगा इस तरह। तो ये नेगेटिव नेगेटिव है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे 2000 प्लस, अब दूसरी तरफ लेगा इसको, तो ये 2000 प्लस N1 आ गया, है ना। N1 की वैल्यू हमारे पास है ही, तो N1 की वैल्यू हमारे पास 1000 हमने रख ली, ये 3000। तो हमने हमने अभी क्या निकाला, N2 की वैल्यू निकाल ली सरकार, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर से एक्ट करेगा इस बॉडी पे, उतना ही तो ये अपोजिट पर ये लगाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है ना। अब टोटल जो रिएक्शन आएगी इस सरफेस पे, ये कुछ तो रिप्लीकेट करेगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि जितना बॉडी वेट एक्ट करता है नीचे सरफेस, उतना ही वो नॉर्मल जो है लगाता है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल आएगा, नॉर्मल आ गया एंड। अब सिंपल है, F2 आप कैसे निकालोगे, हमने लिए, तो यहाँ पे हमको म्यू क्या दिया, 1/3 दिया, फ्लोर का दिया है, फ्लोर का हमको यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, ठीक है। फ्लोर का हमको 1/3 दिया है, तो हमने इसको 1/3 रख लिया, यहाँ पे 3 लग। तो F2 N2 की वैल्यू है ही हमारे पास, तो हमने 1000 रखा, तो ये क्या आ गया, ये 0.333 आएगा, लेकिन उसको कंसीडर कर लिया 0.3। तो यहाँ 1000 न्यूटन आपका, वो सॉरी 3000 आनी चाहिए, गलत लिखा है। F2 जो आएगा वो 3000 है, 1000 से इंटू हो जाएगा, तो पॉइंट और एक और आके लगेगा, 300 न्यूटन लगेगा। 1000 ने कैलकुलेशन में गलती, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे सॉरी, हाँ मुझसे गलती होगी। N2 की वैल्यू जो है वो 3000, तो यहाँ पे तो 3000 रखा आएगा, तो ये 0.999 मतलब 9999 आएगा, उसको हमने 1000 कंसिडर कर लिया, अप्रोक्स 999999 कुछ आएगा, जब उसको 333 लेंगे तो उसको 1000 अप्रोक्स हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हमें सरफेस जो हॉरिजॉन्टल हमारी सरफेस होगी, जो फोर्स हमारा जो
हमने क्या करा, टोटल जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसको हमने काउंट कर लिया। तो पी कितना लगेगा, इतना लगेगा, क्योंकि तभी तो वो बॉक्स जो है यहाँ पे मोशन में आएगा। अब देखो, इस बॉक्स को जब हम खींचेंगे तो दो तरफ से फ्रिक्शन लगेगा, एक इस तरफ से क्योंकि ये टाइड है यहाँ पे, और एक इस तरफ से। तो जब हमने दोनों फ्रिक्शन निकाल ली तो इसको हम प्लस कर देंगे, तो ये जो पी फोर्स हमको जो लगाना है वो हमने यहाँ पे निकाल ली।